गैस की वजह से उन्हें यकीन था कि अंदर मौजूद अफराद जो सो रहे होंगे वो सोते में ही बेहोश हो गए होंगे। फिर उन्हें बरामदे में सिक्योरिटी का एक आदमी फर्श पर पड़ा नजर आया। उसके साथ ही फर्श पर एक गन भी पड़ी हुई थी। वो जिस अंदाज में पड़ा था उससे जाहिर होता था कि वो गैस की वजह से गिरकर बेहोश हुआ है, वरना वो होश में था। और अगर इमरान गैस फायर ना करता तो लामहला वो उनके रास्ते में रुकावट बन सकता था। थोड़ी देर बाद एक बेडरूम में बेहोश पड़ी एक नौजवान और खूबसूरत लड़की उन्होंने चेक कर ली। उसके अलावा दो और आदमी दूसरे कमरों में बेहोश पड़े हुए थे। सफदर, तुम कोई रस्सी तलाश करो, और तनवीर, तुम इसे बेड से उठाकर कुर्सी पर डाल दो, लेकिन इसका गाउन अच्छी तरह उसके गिर्द लपेट दो। इमरान ने कहा तो सफदर और तनवीर दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद सफदर वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी का बंडल मौजूद था। फिर सफदर और तनवीर ने मिलकर उस लड़की को जिसका नाम मिस जास्की था, रस्सी की मदद से कुर्सी पर जकड़ दिया। अब तुम दोनों बाहर जाकर निगरानी करो, मैं इससे पूछगुछ करता हूँ, इमरान ने कहा तो सफदर और तनवीर सर हिलाते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान ने जेब से एंटी गैस की शीशी निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने शीशी का दहाना जास्की की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसने उसे जेब में डाला और फिर सामने मौजूद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जास्की ने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गई थी। ये क्या मतलब? तुम कौन हो? ये क्या है? जास्की ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ के तासुरात भी उभर आए थे। तुम्हारा नाम जास्की है और तुम चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी हो, इमरान ने सरद लहजे में कहा। हाँ, मगर ये क्या है? तुम कौन हो और ये तुम मेरे बेडरूम में, क्या मतलब? जास्की ने कहा। सुनो जास्की, तुम्हारे सारे आदमी बेहोश पड़े हैं और उनकी गर्दनें भी तोड़ी जा सकती हैं, और तुम्हारे भी इस खूबसूरत जिस्म को गटर के कीड़े खा सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, बस शर्त ये कि तुम हमारे साथ ताउन करो, इमरान ने कहा। कैसा ताउन? जास्की ने चौंक कर पूछा। सिर्फ चंद मालूमात तुमने देनी है, लेकिन झूठ नहीं बोलना, इमरान ने कहा। कैसी मालूमात? मैं समझी नहीं, जास्की ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी को सिफारत खाना नाराक के सेकंड सेक्रेटरी नॉर्मन ने एक फार्मूले की फाइल खुद लाकर दी थी और तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी ने उसे आगे भेजा था। तुमने ये बताना है कि चीफ सेक्रेटरी ने ये फाइल कहाँ भिजवाई है, इमरान ने कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब तो वफात पा गए हैं, आज उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, जास्की ने कहा। हाँ, हमें मालूम है, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, वरना तुम्हारी जगह हम बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी से मालूम कर लेते, इमरान ने जवाब दिया। मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तो तुम्हारे मुंह से पहली बार ये बात सुन रही हूँ, जास्की ने जवाब दिया। लेकिन इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो गलत बयानी कर रही है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म की काट छांट की जाए तो तुम्हारी मर्जी, वैसे अगर तुम्हारी एक आंख निकाल दी जाए तो तुम कैसी लगोगी, इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से खंजर निकालते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं सच कह रही हूँ, तुम यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, जास्की ने कहा। लेकिन इमरान उठा और उसने एक हाथ उसके सर पर रख दिया। रुक जाओ, मेरी आंख मत निकालो, मैं बता देती हूँ, यकलक जास्की ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। जाहिर है वो आम सी लड़की थी, ना वो तरबियत याफ्ता थी और ना ही उसका कोई ताल्लुक ऐसे कामों से था। वो फार्मूला एक खुफिया लेबोरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर फ्रांक को बुलाकर उन्होंने उसको दे दिया था, बस मुझे इतना ही मालूम है, जास्की ने कहा। कैसे मालूम हुआ तुम्हें, जबकि ये तो टॉप सीक्रेट था, इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। ये वाकई टॉप सीक्रेट था, लेकिन मैं तो जाहिर है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, मुझे कहकर तो उन्होंने डॉक्टर फ्रांक को कॉल किया था और फिर मेरे सामने उन्होंने वो फाइल उन्हें दी थी और मेरे सामने ही सिफारत खाने का सेकंड सेक्रेटरी वो फाइल उन्हें देकर गया था, जास्की ने जवाब दिया। गो इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो सच बोल रही है। क्या नंबर है डॉक्टर फ्रांक का, इमरान ने वापस आकर दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो जास्की ने फोन नंबर बता दिया। कारास कार्सिका का ही इलाका है, इमरान ने पूछा तो जास्की ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुमने वो लेबोरेटरी देखी हुई है, इमरान ने कहा। नहीं, मैं कभी वहां नहीं गई, जास्की ने जवाब दिया।
یہ لیبارٹری کارسیکا کی ہے یا اسرائیل کی؟ عمران نے پوچھا۔ چیف سیکریٹری صاحب نے ایک بار بتایا تھا کہ یہ لیبارٹری اسرائیلی ہے، یہاں جدید میزائلوں کی تیاری پر کام ہوتا ہے۔ کارسیکا کے پاس تو صرف اسرائیلی میزائل ہیں، وہ خود تو یہ میزائل نہیں بناتا، جاسکی نے جواب دیا۔ اب وہ ہر سوال پر اپنی مرضی سے جواب دے رہی تھی۔ یہ فون نمبر تو سیٹلائٹ کا ہے جو تم نے بتایا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو یہی نمبر بتایا گیا تھا، جاسکی نے جواب دیا۔ تم نے ڈاکٹر فرانک کو دیکھا ہوگا، اس کا حلیہ اور قد و قامت کے بارے میں بتاؤ، عمران نے کہا تو جاسکی نے تفصیل سے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ اب کیا خیال ہے، تمہیں ہلاک کر دیا جائے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، پلیز مجھے مت مارو، جاسکی نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے ہمارے بارے میں احکام کو اطلاع دے دینی ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پلیز، میں حلف دیتی ہوں، جاسکی نے کہا۔ اوکے، میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں، لیکن یہ سن لو کہ جیسے ہی تم نے اعلیٰ حکام کو بتایا تو چاہے تم پاتال میں کیوں نہ چھپ جاؤ، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، جاسکی نے کہا۔ تو عمران نے اٹھ کر بازو گھمایا اور جاسکی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ کن پٹی پر پڑنے والی ضرب سے اس کی گردن ڈھلک گئی تھی۔ عمران نے اس کے بے ہوش ہوتے ہی اس کی رسیاں کھولی اور پھر مڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر برآمدے میں صفدر اور تنویر دونوں موجود تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ آؤ چلے، باہر جا کر بات ہوگی، عمران نے کہا، اور پھر وہ اگبی دروازے سے باہر آ گئے، جبکہ عمران کے کہنے پر تنویر نے اگبی دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر وہ دیوار پلانگ کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں گٹڑ میں اترے تو عمران نے اندر سے ڈھکن کو گھسیٹ کر ایڈجسٹ کر دیا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ گٹڑ میں چلتے ہوئے دیوار کے باہر والے مین ہول پر پہنچ گئے اور پھر صفدر نے سب سے آخر میں باہر نکل کر ڈھکن کو دوبارہ مین ہول پر ایڈجسٹ کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس درخت کے نیچے موجود اپنی کار تک صحیح سلامت پہنچ گئے۔ فارمولا یہی کارسیکا میں ہی ہے، عمران نے کار اسٹارٹ کر کے اسے موڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا اسے اسرائیل نہیں بھجوایا گیا؟ سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے چونک کر پوچھا۔ یہاں ایک علاقہ ہے کارز، وہاں اسرائیل کی ایک خفیہ میزائل لیبارٹری ہے، فارمولا وہاں بھجوایا گیا ہے، اس لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر فرانک ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سب کچھ اس جاسکی نے بتایا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن وہ جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے، اوپی سیٹ پر موجود تنویر نے کہا۔ نہیں، وہ تربیت یافتہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسے کاموں میں ملوث ہے، وہ تو سیدھی سادی آفس سیکریٹری ہے، میں نے جب اسے اس کی ایک آنکھ نکال دینے کی دھمکی دی تو وہ سیدھی ہو گئی، چونکہ وہ آفس سیکریٹری ہے اس لیے اسے لیبارٹری کا فون نمبر بھی معلوم تھا، اس لیے وہ بھی اس نے بتا دیا ہے، اور ڈاکٹر فرانک کا حلیہ بھی بتا دیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے یا ختم کر دیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ لازماً اس نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہوگا اور وہ فوراً اوپر اطلاع دے دے گی اور فارمولا وہاں سے کہیں اور بھجوا دیا جائے گا، اگبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو میں نے اسے زندہ چھوڑا ہے تاکہ فارمولا کاراس لیبارٹری سے شفٹ نہ ہو جائے، اگر میں اسے ہلاک کر دیتا تو لامحالہ اسرائیل والے جنہوں نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے چیف سیکریٹری جیسے اہم عہدیدار کا خاتمہ کر دیا ہے، سمجھ جاتے کہ جاسکی کو اسی چکر میں ہلاک کر دیا گیا ہے، چنانچہ فارمولا وہاں سے نکال لیا جاتا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، وہ عام سی لڑکی ہے، اس لیے جان جانے کے خوف سے وہ خاموش رہے گی، اور اسی لیے میں نے تنویر سے کہا تھا کہ وہ اگبی دروازہ اندر سے بند کر کے دیوار پلانگ کر باہر آ جائے تاکہ جاسکی کے ملازموں کو معلوم نہ ہو سکے کہ کوئی اندر آیا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ دربان جو برآمدے میں بے ہوش پڑا تھا وہ لازمن چیک کرے گا، صفدر نے کہا۔ کرتا رہے، خود ہی سوچ سوچ کر تھک کر خاموش ہو جائے گا، کیونکہ جاسکی نے تو کچھ بتانا نہیں ہے، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاراز میں لازمن یہ لیبارٹری خفیہ ہوگی، تنویر نے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن تمہیں فون نمبر معلوم ہو گیا ہے تو اس کے ذریعے اس کا محل وقوع معلوم ہو سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ یہ سیٹلائٹ نمبر ہے اور لازمن یہ سیٹلائٹ اسرائیل کا ہوگا، اس لیے فون نمبر سے اس کا محل وقوع معلوم نہیں کیا جا سکتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ ڈاکٹر فرانک کو تو چکر دے سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ لا محالہ اسے ہر طرح سے الرٹ کر دیا گیا ہوگا، بہرحال صبح دیکھ لیں گے، اب مشن تو مکمل کرنا ہی ہے،
इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपने फ़ोन नंबर तो कंफर्म कराया होगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात कह दी है? सफदर ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। इस वक्त वहाँ लेबोरेटरी में डॉक्टर फराग हमारे फ़ोन के इंतजार में बैठा होगा जो कंफर्म करता। इमरान ने कहा तो सफदर भी बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ, वाकई मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा था, सफदर ने कहा तो इमरान एक बार फिर मुस्कुरा दिया। डॉक्टर फराग बूढ़ा आदमी था। वो अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर सर उठाया और चंद लम्हों तक वो इस तरह फोन को देखता रहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि फोन की घंटी भी बज सकती है। फिर उसने एक झटके से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर फराग ने तेज लहजे में कहा। दारुल हुकूमत से आपकी कॉल है, कोई मिस जास्की बोल रही है। दूसरी तरफ से उसके पीए की मोतबाना आवाज सुनाई थी। मिस जास्की, वो कौन है और उसे कैसे यहाँ का मखसूस नंबर मिला है? डॉक्टर फराग ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने चेक किया है जनाब, दारुल हुकूमत से ही कॉल की जा रही है। मिस जास्की का कहना है कि उनके पास आपके लिए इंतहाई अहम पैगाम है। अगर आपने कॉल ना सुनी तो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। उनके पीए ने जवाब देते हुए कहा। कराओ बात, न जाने कौन है और क्या कहना चाहती है। डॉक्टर फराग ने कहा। हेलो, मैं जास्की बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजे और आवाज से वो जवान लगती थी। मैं डॉक्टर फराग बोल रहा हूँ। कौन हो तुम, क्या कहना चाहती हो और ये नंबर तुमने कहाँ से लिया है? डॉक्टर फराग ने तेज और चिल्लाए हुए लहजे में कहा। डॉक्टर साहब, मैं चीफ सेक्रेटरी कार्सिका की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मुझे ये नंबर चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया था। मैंने उस नंबर पर कई बार चीफ सेक्रेटरी साहब की बात आपसे करवाई थी। दूसरी तरफ से मुअत्तबाना लहजे में कहा। ओ अच्छा, लेकिन अब तुमने खुद बात क्यों की है? डॉक्टर फराग ने इस बार नर्म लहजे में कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब रोड एक्सीडेंट में आज सुबह हलाक हो गए हैं, वरना आज उन्होंने आपसे खुद बात करना थी। उनके आज रात के शेड्यूल में ये बात शामिल थी, इसलिए मैंने सोचा कि नए चीफ सेक्रेटरी साहब न जाने कब आए, मैं चीफ सेक्रेटरी का पैगाम आप तक खुद पहुंचा दूं। जास्की ने कहा। क्या पैगाम है? डॉक्टर फराग ने चौंक कर कहा। ये पैगाम फोन पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ कार्सिका पहुंच गई है और ये पैगाम उस पाकिस्तानी फार्मूले के बारे में है। इसलिए आप या तो मुझे लेबोरेटरी में आने की इजाज़त दे या फिर आप खुद बाहर तशरीफ ले आए और जहां आप चाहें मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। जास्की ने कहा। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रही हो? डॉक्टर फराग ने कहा। ऑफिसर्स कॉलोनी की कोठी नंबर 210 से, जो मेरी रिहाइशगाह है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, तुम स्टार क्लब पहुंच जाओ, मैं 2 घंटे बाद वहां पहुंच जाऊंगा। वहां तुम कोई स्पेशल रूम रिजर्व करा लेना और काउंटर पर अपना नाम बता देना, मैं वहीं से मालूम कर लूंगा। डॉक्टर फराग ने इस बार मुतमईन लहजे में कहा। ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया तो डॉक्टर फराग ने रिसीवर रख दिया। ये मामला बेहद मशकूक है। ये लड़की मुझे चक्कर दे रही है, वरना ऐसा कौन सा पैगाम हो सकता है कि वो फोन पर नहीं दे सकती? डॉक्टर फराग ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने रिसीवर उठाया और यके बाद तिगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से उनकी सेक्रेटरी की मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। बाकरनी को मेरे पास भेजो, डॉक्टर फराग ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये लेबोरेटरी का सिक्योरिटी इंचार्ज था। यस डॉक्टर, आने वाले ने सलाम करते हुए कहा। बैठो, डॉक्टर फराग ने कहा तो बाकरनी मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम फौरी तौर पर दारुल हुकूमत जा सकते हो? डॉक्टर फराग ने कहा। यस सर, मगर कहाँ सर? बाकरनी ने चौंक कर पूछा। चीफ सेक्रेटरी कार्सिका की पर्सनल सेक्रेटरी मिस जास्की मुझे कोई खुसूसी पैगाम पाकिस्तानी फार्मूले के बारे में देना चाहती है, लेकिन वो ये पैगाम फोन पर नहीं देना चाहती। उसने कहा है कि मैं उसे यहाँ आने की इजाज़त दूँ या खुद बाहर जाकर उससे मिलूँ। यहाँ आने की तो बहरहाल उसे इजाज़त नहीं दी जा सकती और मैं खुद इन हालात में लेबोरेटरी से बाहर नहीं जाना चाहता। इसलिए तुम मेरी जगह चले जाओ। मैंने उसे कह दिया है कि वो 2 घंटे बाद स्टार क्लब पहुँच जाए और वहाँ कोई स्पेशल रूम रिजर्व करा ले और काउंटर पर अपना नाम बता दे। तुम स्टार क्लब जाओ और काउंटर से स्पेशल रूम नंबर पूछकर उससे मिलो। अगर वो तुम्हें पैगाम ना देना चाहे तो मेरी उससे बात करा देना, डॉक्टर फराग ने कहा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी की बजाय उसकी पर्सनल सेक्रेटरी क्यों पैगाम देना चाहती है? बाकरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ सेक्रेटरी
आज सुबह रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुके हैं और मुझे इसकी इत्तला पहले ही मिल चुकी है और ये पैगाम इंतहाई अहम है, डॉक्टर फराक ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है सर, आपका हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ। आप मेन गेट ओपन करने और लेबॉर्ट्री की कार ले जाने के अहकामात देते, बाकरनी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। जाहिर है, उसके बगैर तुम कैसे जाओगे, मैं ये कर देता हूँ। तुम अभी रवाना हो जाओ ताकि 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच सको, डॉक्टर फराक ने कहा। तो बाकरनी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके वापस मुड़ते ही डॉक्टर फराक ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करके उसने अपने सेक्रेटरी को हिदायत दी कि लेबॉर्ट्री का मेन गेट खुलवा दिया जाए और लेबॉर्ट्री की कार बाकरनी के हवाले कर दी जाए ताकि वो दारुल हुकूमत जा सके। उसके बाद उसने रिसीवर रख दिया और फाइल की तरफ मुतवज्जे हो गया, लेकिन उसका जहन इस तरह मुंतशिर हो चुका था कि फाइल के अल्फाज ही उसकी समझ में ना आ रहे थे। उसने एक झटके से फाइल बंद की और फिर मेज की दराज खोलकर उसने शराब की एक छोटी बोतल निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसे मुंह से लगा लिया। 2-3 बड़े बड़े घूंट पीने के बाद उसने बोतल मेज पर रख दी। ये क्या हो रहा है मुझे, डॉक्टर फराक को क्या हो रहा है, डॉक्टर फराक ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा और उसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया तो वो यकलक उछल पड़ा। ओ, ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट उस जास्की तक पहुंच गए हों और उन्होंने जास्की को मजबूर करके उससे फोन कराया हो, डॉक्टर फराक ने सोचा और उसके साथ ही उसने तेजी से रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में पूछा गया। बाकरनी अभी मौजूद है या जा चुका है, डॉक्टर फराक ने तेज लहजे में कहा। वो तो जा चुके हैं सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ऐसा करो कि ऑफिसर्स कॉलोनी की रिहाइश का नंबर 210 का एक्सचेंज से नंबर मालूम करके मुझे बताओ, डॉक्टर फराक ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो डॉक्टर फराक ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद घंटी बजी तो डॉक्टर फराक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर फराक ने कहा। नंबर मालूम कर लिया गया है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही नंबर बता दिया गया। ओके, डॉक्टर फराक ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने फोन पे इसके नीचे मौजूद बटन प्रेस किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जास्की हाउस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। डॉक्टर फराक बोल रहा हूँ, मिस जास्की से बात कराओ, डॉक्टर फराक ने तेज लहजे में कहा। वो तो ऑफिस में है जनाब, आप वहाँ फोन कर ले, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। कब गई हैं, डॉक्टर फराक ने पूछा। सुबह 7 बजे जनाब, ऑफिस टाइम 8 बजे है, वो हमेशा 7 बजे चली जाती हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन अभी आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे इस कोठी से फोन किया है, डॉक्टर फराक ने कहा। नहीं जनाब, वो तो सुबह 7 बजे यहाँ से चली गई थी, सरकारी कार आती है और उन्हें ले जाती है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या नंबर है उसके ऑफिस का, डॉक्टर फराक ने पूछा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। डॉक्टर फराक ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से ऑफिस के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन ये जास्की की आवाज ना थी। मिस जास्की से बात कराए, मैं डॉक्टर फराक बोल रहा हूँ, डॉक्टर फराक ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जास्की बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद जास्की की आवाज सुनाई दी और डॉक्टर फराक के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि ये वाकई वही आवाज और वही लहजा था जो उसने पहले सुना था। डॉक्टर फराक बोल रहा हूँ, आप मुझे जानती हैं, डॉक्टर फराक ने कहा। नहीं सॉरी, आप कौन हैं और क्यों फोन किया है आपने, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। आपने मुझे अपनी रिहाइश का ऑफिसर्स कॉलोनी की कोठी नंबर 210 से निस्फ घंटा पहले फोन किया था, डॉक्टर फराक ने कहा। मैंने, ये कैसे मुमकिन है, मैं तो सुबह 7 बजे से वहां से यहाँ आई हुई हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं। एक डॉक्टर फराक का नाम मैंने सुना हुआ है जो एक खुफिया लेबोरेटरी के इंचार्ज है, जास्की ने कहा। कहाँ से सुना था ये नाम, डॉक्टर फराक ने पूछा। वो डॉक्टर फराक चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात के लिए आए थे और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब की पर्सनल सेक्रेटरी होने की वजह से ऑफिस में ही मौजूद थी, जास्की ने जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया, डॉक्टर फराक ने कहा और एक झटके से उसने रिसीवर रख दिया। उनके चेहरे के उजलाल बुरी तरह भड़क रहे थे, आंखें पहल गई थी।